नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारंभ पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार। आप लोग इनसे सुपरिचित हैं, इसलिए इनके परिचय की औपचारिकता में हम लोग समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आनंद जी, आज का विषय है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत के बाद उनकी समाधि को लेकर जो सियासत हो रही है। हालांकि सियासत हो रही है कहना थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि सियासत केवल और केवल कांग्रेसी लोग ही कर रहे हैं। हाँ, उनके साथ सुर में सुर मिलाने वाली शिरोमणि अकाली दल के कुछ लोग आ गए हैं, जिनके मुताबिक चूंकि मनमोहन सिंह सिख थे और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, अभी तक के एकमात्र सिख प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उस विरासत पर शिरोमणि अकाली दल का दावा है। लेकिन सरकार का पक्ष यह है कि आप सार्वजनिक निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होने दें और तब तक सरकार उनके लिए एक माकूल जगह का चयन करेगी और उनका स्मारक बनाएगी। सरकार ने यह नहीं कहा है कि वह स्मारक नहीं बनाएगी। इस पूरे मसले पर बात करने से पहले मुझे दो लोगों की बड़ी याद आ रही है। एक तो कांग्रेसी पक्षकार विनोद दुआ हुआ करता था, जो जगह जगह जी, घूम घूम कर और वो कहता था कि खाने का जायका और वगैरह वगैरह क्या दिव्य क्या स्वाद सब। दिव्य स्वाद। मुझे जी, याद है दिव्य क्योंकि स्वाद। जी, क्योंकि एक बार वो लॉबस्टर खा रहा था और अचानक दिव्य स्वाद वो कह रहा था बार-बार दिव्य स्वाद, तो हम टीवी पर देखने पहुँच गए कि वो क्या खा रहा है। तो पता चला कि वो लॉबस्टर खा रहा है और उसे दिव्य स्वाद बता रहा है। तो एक तो उसकी याद आई, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और लाखों लोगों के जनप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के मृत्यु पर उसने क्या-क्या कहा था, वो सब हम लोग प्रारब्ध के इसी मंच से दिखा चुके हैं लोगों को। और उसने कहा था कि हमारे देश की ये अजीब रवायत है। दूसरे, इस मौके पर मुझे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कुछ कारनामे भी याद आए, उस पर भी बात होनी चाहिए। और तीसरे, मुझे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की भी याद आई, एंटोनियो माइनो की भी याद आई, जब नरसिम्हा राव की मौत के बाद उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय में भी नहीं घुसने दिया गया था। अब जो ये कांग्रेसी छाती पीट रहे हैं विरासत को लेकर, मनमोहन सिंह की यादों को लेकर और ब्ला ब्ला ब्ला, मनमोहन सिंह पर बाद में बात होगी। लेकिन कांग्रेसियों के इस चरित्र परिवर्तन को कैसे देखते हैं आप? क्या वजह है? देखिए, ये बड़ी ही विचित्र-सी दशा है क्योंकि कांग्रेसियों का जो ये परिवर्तन है, इस पर बाकी लोग जो बोल चुके हैं, वो तो बोल ही चुके हैं। प्रणब मुखर्जी के परिवार से भी कुछ लोग जो हैं, इस पे टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था मतलब उनकी जो बेटी है शायद उन्होंने कहा था ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो भई कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठकें नहीं होती। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भई जब किसी और पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, तो उस समय सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और ये चीज़ उन्हें अच्छी तरह से इसलिए पता थी, क्योंकि जो कॉन्डोलेंस मैसेज होता है, जो शोक संदेश होता है, वो उनके पिताजी यानी प्रणब मुखर्जी ने ही पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने ही लिखा था, ड्राफ्ट किया था। इसलिए अच्छी तरह उन्हें ये पता था कि सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है, पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु पर हुई थी और उसमें इस तरह के प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए थे। तो सीडब्ल्यूसी की बैठकें नहीं, तो अपना जो खुद का इनका चरित्र होता है, अगर इस तरह से जोड़-जड़ करके देखा जाए, तो आप ये बताइए कि आप गुजराल साहब का स्मारक कहाँ पे है, ये जानते हैं क्या? अगर दूसरे लोगों के साथ वो कैसा बर्ताव करती रही है, अगर एक गांधी-नेहरू परिवार को छोड़ दें, तो उसके अलावा किसी के लिए उसने ज़मीनें दी हों दिल्ली में और उसके लिए बड़ा अच्छा-सा स्मारक बनवाया हो, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। अपनी बारी में नियम कुछ और हों, दूसरों की बारी में नियम कुछ और उन पर थोपे जाएँ। हाँ, इसमें उनके पास एक अल्पसंख्यक कार्ड, सिखों के बेहतरी का कार्ड खेलने का उनको एक अच्छा-सा अवसर ज़रूर मिल गया है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है, तो प्रधानमंत्री मोदी सिखों के प्रति जैसी भावनाएँ रखते हैं या जैसा उन्होंने अपना बर्ताव अभी तक दिखाया है, उसके हिसाब से ये अनुमान तो ज़रूर लगाया जा सकता है कि कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ बेहतर, बाकियों से बेहतर प्रबंध जो है वो
सरकार कर देगी। नहीं, तो सरकार ये ने तो उम्मीद है। साफ-साफ कह दिया है कि सरकार ज़मीन खोज रही है और ज़ाहिर है कि दिल्ली में जो इन्होंने 55 एकड़ में नेहरू ने, 50 एकड़ में इंदिरा ने और 35-40 एकड़ में जो राजीव ने, ये सब जो ज़मीन दखलिया रखे हैं, उसके बाद तो उस रो में तो ज़मीन खोजनी थोड़ी मुश्किल तो होगी ही, क्योंकि अटल जी को भी मात्र 6 एकड़ में संतोष करना पड़ा है। अटल जी की समाधि सदैव अटल भी 6 या 9 एकड़ में ही बन पाई, क्योंकि इन लोगों ने तो पहले ये ही इतनी ज़मीन हथिया ली है। वो जो 55 एकड़ है नेहरू वाला, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर के और इनको दे दें। ये तो किया ही जा सकता है। वैसे तो ये बात शायद दर्शकों को थोड़ी कड़वी भी लगेगी, लेकिन मनमोहन सिंह ने शायद पहले भी इंतजाम कर रखा था, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जो 130 संपत्तियां वक्फ को दी थी, मुझे लगता हुँ। है कि उसमें से वक्फ भी कुछ फराख दिली दिखाते हुए कुछ संपत्ति दे सकता है, और अगर नहीं दे सकता है तो शायद सरकार को उसमें से कुछ संपत्ति ले लेनी चाहिए। हालांकि सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अब तक की जो नीति रही है वह कभी भी वेंडेटा की या वेंजियंस की मैंने तो नहीं देखी है। लोग देख रहे हो तो देख रहे हो। तो इसलिए वो एक अच्छे स्मारक का निर्माण तो करवाएँगे ही और ज़मीन भी देंगे। लेकिन अब आते हैं ज़रा नरसिम्हा राव की दुर्दशा पर। उनके शव की जो दुर्दशा हुई थी और किस तरह से 4-5 घंटे उनके शव को दिल्ली में घुमाता रहा गया। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री अगर मैं ठीक हूँ और मैं ठीक ही हूँ, शिवराज पाटिल थे। शिवराज पाटिल और शिवराज उन्होंने पाटिल थे। और उन्होंने नरसिम्हा राव के बेटे को कहा था कि आप इनके शव को आंध्र प्रदेश ले जाइए। एआईसीसी मुख्यालय तक में नहीं घुसने दिया था शव को। ये लोग किस मुंह से कांग्रेसी क्या जन्मजात बेशर्म होते हैं या कहीं से क्रैश कोर्स करते हैं? आनंद जी। जन्मजात बेशर्म नहीं होते। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें अड़ियल रवैया कि हाँ, भई ये हम कर सकते हैं इसीलिए हमने कर दिया। तुम में करने का दम है तो करके दिखाओ। ये सीधी-सी बात होती है। कांग्रेसी जो दिखा रहे हैं या दिखाते रहे हैं, उसमें बहुत सीधा-सा उनका रवैया होता है जो नज़र आता है, वो ये होता है कि हम ये कर सकते हैं इसलिए हमने कर दिया। अब तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। जैसे कि आप देख लीजिए कि एनसीईआरटी में जो एक अंबेडकर को घोंगे पर बिठा कर के और वहाँ नेहरू हंटर चला रहे हैं, वो वाला कार्टून उन्होंने एनसीईआरटी की किताब में छाप रखा था। 2012 में इसके लिए हंगामा हो रहा था और अब वो कह रहे हैं कि अंबेडकर के लिए हम सब कुछ करेंगे और नीला टी-शर्ट पहन कर के भी संसद में आ जाते हैं। तो जब हम कर सकते थे, जब हम सत्ता में थे, तो हमने ये कर दिया, हमने दिखा दिया कि नेहरू हंटर चला रहे हैं और अंबेडकर जो है वो घोंगे पर बैठे हुए हैं और घोंगे पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लिखा हुआ है और उसको जो है नेहरू हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ उन्होंने दिखा दी अपने एनसीईआरटी के किताबों में और अब आप कुछ कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो ये जो ठसक होती है, सत्ता की हनक होती है, सत्ता की हनक दिखाना जो होता है, ये चीज़ कांग्रेसियों को जितने अच्छे तरीके से आती है, उतने अच्छे तरीके से और किसी को नहीं आती। लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण वो ये चीज़ सीख गए हैं कि सत्ता की पावर क्या होती है और सत्ता में होने पर आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो वो ये लंबे चीज़ समय जब तक जैसे ही सत्ता उन्हें में मौका रहने मिलता है। लंबे समय तक सत्ता में रहने के साथ मुझे लगता है कि लंबे समय तक अंग्रेजों की चाटुकारिता, बल्कि अंग्रेज तो पेंशन भी देते थे इनके नेताओं को, और अंग्रेजों में इनमें क्या फर्क रहा क्या नहीं रहा। और भारत के पहले प्रधानमंत्री तो बोलते ही थे कि वह अपने चित्त से और संस्कार से यूरोपियन हैं। तो बहरहाल अब जरा बात करें कि हमारे देश की जो रवायत है या जो सनातनी परंपरा है कि मरने के बाद हम किसी के बारे में उसके अगर कुछ अ, नकारात्मक काम भी हों तो उस पर चर्चा नहीं करते हैं, उसके सकारात्मक पक्ष, उजले पक्ष को ही दिखाते हैं। लेकिन उसी में हमें राह दिखा गया है कांग्रेसी पक्षकार, वह भी मरहूम हो चुका है, विनोद दुआ भी। उसने कहा हुँ। था कि हमारे देश की ये अजीब रवायत है। अब देखिए हमारे यहाँ तो ये रवायत है कि हम लोग दस्यु सम्राटों को भी बहुत अच्छा-अच्छा कहते हैं। हमारे यहाँ तो ये रवायत है कि भई
मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दे दिया जाता है, जबकि वही वीपी सिंह सरकार थी जिन्होंने मुलायम सिंह के एनकाउंटर के 1989 लिए में पुलिस भेज दी 89 में थी। पुलिस एनकाउंटर भेज के लिए भेज दिया था। और सुना जाता है कि शिवपाल सिंह की एक टूटी हुई उंगली का राज भी उसी में है, और दोनों भाई खेतों खेत भागे थे और मुलायम कार एक में। ककड़ी तोड़ना तो बनता है। जी ये डायलॉग था उस पुलिस अफसर का, एक ककड़ी जी तोड़ना तो बनता है। जी। तो मनमोहन सिंह के बारे में अगर हम मूल्यांकन करें तो बहुत बड़ा, मैं कल से लगातार देख रहा हूँ, रुदालियां हो रही हैं, ये किया वो किया, मार कर दिया। लेकिन फिर मैंने वो पूरे आर्काइव्स निकाले पुराने, और वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, सब कुछ रहे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते समय 98% तक टैक्स चला गया था। ये 1900, ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में वो थे। इंदिरा गांधी के दौर की बात है। और इनकम टैक्स उस समय 98% तक पहुंच गया था। अब उसके गणित पर लोग यहाँ आके हो सकता है कमेंट कर दे कि 98% कैसे हो गया। भैया अभी भी आपके देश में 1% लोग भी नहीं देते हैं इनकम टैक्स। उस समय कितने लोग देते होंगे सोच लीजिएगा। उसके बाद आरबीआई गवर्नर जब बने तब देश की मौद्रिक स्थिति बुरी ही थी। वित्त मंत्री के तौर पर मुद्रास्फीति बेलगाम थी, और मनमोहन सिंह को ही ये श्रेय है कि मुद्रास्फीति 2 अंकों में पहुंचाई उन्होंने। और ये जो उनको आर्थिक सुधारों का श्रेय दिया जाता है, कहा जाता है कि मनमोहन सिंह ने वो 31 पन्नों का दस्तावेज जिसने दुनिया बदल दी वगैरह वगैरह। तो आज के दौर में पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड सुधार हो रहे हैं, क्या उसके लिए वहां के वित्त मंत्री को आर्थिक सुधारों का जनक कह दिया जाएगा? वो तो देखिए, आईएमएफ ने घुटनों पर घुटने रख दिए हैं ना गर्दन पर। और 91 में हमारी क्या हालत थी, हमने सोना गिरवी रखा था। आईएमएफ सोना वर्ल्ड गिरवी बैंक रखा हुआ था। हमारे गर्दन पर घुटने रख के और खड़ा था कि अगर अब आर्थिक सुधार नहीं किए तो तुम लोग नहीं बचोगे। तो इसमें मनमोहन सिंह की क्या ऐसी कला थी? देखिए, मनमोहन सिंह की उस समय में कला ये थी कि सोना गिरवी रखते हुए भी उन्होंने 100 करोड़ रुपए जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन को दे दिए थे। जिस समय वो सोना गिरवी रख रहे थे उस समय भी वो 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को दे रहे थे, और ये बकायदा ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं सुनी बातें हैं, तो ये ऑन रिकॉर्ड है। और अब चूंकि विनोद दुआ जैसे पत्रकार जो है वो रास्ता दिखा चुके हैं कि मरे हुए आदमी के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा कहना ही आवश्यक नहीं है, तो इसलिए ये बात कही जा सकती है। और इस मामले में मुझे एक किस्सा याद आता है, किस्सा है मुल्ला नसरुद्दीन का। तो मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा यूँ है कि एक शहर का बहुत बड़ा आवारा था, जो नगर कोतवाल थे, उनका बेटा था। और नगर कोतवाल का बेटा था तो भई सत्ता की हनक तो होती ही है, कभी किसी लड़की को छेड़ दे, कभी किसी की मटकी फोड़ दे, कभी कहीं से उधार ले ले और उसको पैसे वापस ना दे, तो रोज़ ऐसी हरकतें करता था। किसी तरह से उसकी मौत हो गई। अब मौत हो गई तो उसके बारे में अच्छा कहने के लिए पूरे शहर में किसी के पास कुछ था ही नहीं। तो सबने सोचा कि मुल्ला नसरुद्दीन को खड़ा कर देते हैं, और मुल्ला नसरुद्दीन अगर कुछ उल्टा-पुल्टा बोल भी गए, तो कह देंगे कि ये मुल्ला नसरुद्दीन है, ये तो कुछ-कुछ उल्टा-पुल्टा बोल ही जाता है, इसके ज़बान पे कोई काबू है नहीं। तो खड़ा किया गया मुल्ला नसरुद्दीन को। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहना शुरू किया। ये आदमी जो था वो एक नंबर का आवारा था, एक नंबर का लंपट था, एक नंबर का लड़कियों को परेशान करने वाला, और लोगों से पैसे लेकर के और उनको उधार वापस न करने वाला, बहुत ही नीच गिरा हुआ घटिया किस्म का इंसान था। लोग घबराए कि ये तो बोले ही जा रहा है, इसको चुप करवाओ। जैसे ही चुप करवाने की बात शुरू हुई, तब तक में मुल्ला नसरुद्दीन ने आखिरी वाक्य जोड़ा। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी इसके 7 भाई और जिंदा हैं, और उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो ये देवता था। तो मनमोहन सिंह जी के साथ भी वही बात शुरू होती है कि कांग्रेस में अभी और बहुत से नेता हैं बाकी, और उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह जो है वो देवता आदमी ही निकलते हैं। कम से कम जिन लोगों ने उनसे सवाल पूछे उनको वो जेल में उठा करके नहीं फेंक रहे थे खुद। इंदिरा गांधी और बाकी लोग तो ऐसे थे जो कि सवाल पूछने पर उठा करके जेल में फेंक देते थे। तो उनके दौर में ये जो राजद्रोह वाली धारा थी,
उस धारा का जम के प्रयोग हुआ था और 2-2 हज़ार लोगों को एक बार में उठा करके इस धारा में जेल में डाला गया था। ये सब कुछ मनमोहन सिंह के काल में हो चुका है। जी, तो और इसी के साथ मनमोहन सिंह के काल में एक और स्वर्णिम रेखा जो है कि शहजादे ने देश की संसद से पारित अध्यादेश को, मतलब संसदीय लोकतंत्र के मुंह पर उतना बड़ा तमाचा मुझे नहीं लगता है कि किसी ने मारा होगा कि बाकायदा एक अध्यादेश को बाहर ले गया राहुल विंची और उसने सबके सामने एक भरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यादेश को फाड़ दिया। और वो अध्यादेश क्या था? शायद उसी की वजह से आज लालू पर कृपा नहीं आज बरस रही है। उसी उसी अध्यादेश की वजह से आज लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते। जी। तो अच्छा ही था। अब मान लीजिए बुरा किया उसने, लेकिन उस बुरे में भी कुछ ना कुछ अच्छा हो गया। हर बुराई में अच्छाई छुपी होती है। आपदा में अवसर जो कहते हैं, तो अगर राहुल गांधी ने वो अध्यादेश फाड़ा नहीं होता, तो आज हमें संसद में लालू यादव को देखना पड़ता। लेकिन उसी के साथ एक पूरी जो सीरीज थी और एक बहुचर्चित जो मुहावरा था, रेनकोट पहनकर नहाने वाला, आप बहुत ईमानदार हैं, आप शानदार हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर साहब हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन आपके जितने कैबिनेट मंत्री थे, मतलब उस वक्त याद कीजिए, और मुझे तो इस देश की सामूहिक स्मृति पर तरस आता है कि आज लोग उसी कांग्रेस को, उसी राहुल विंची को सत्ता सौंपने को व्याकुल भी दिख रहे हैं, तैयार भी दिख रहे हैं। हालांकि देश की जनता ने तीसरी बार भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, तो इसलिए एक पूरा जो समर्थन है वो वैसा नहीं है। लेकिन अगर 10 लोग भी समर्थन दे रहे हैं, 2% लोग भी समर्थन दे रहे हैं, तो ये वही कांग्रेस है ना, जिसने उस समय हम लोग जीरो लगाना भूल गए थे। मतलब कितने जीरो का घोटाला आ रहा है, हम लोग ये गिन के देखते थे, अच्छा इसमें 9 जीरो है, इसमें 10 जीरो है, इसमें 11 जीरो है। अब जैसे 2G का घोटाला था तो 1.76 करोड़ का था, और जो कोयला स्कैम था 1.86 करोड़ का था। इस टाइप से 86 लाख करोड़ का था। इस टाइप से जोड़ते थे। हालांकि जो कोयला वाला घोटाला था वो 10 लाख करोड़ से ऊपर का जाता है, लेकिन CWG जो था, उस CWG ने कहा कि पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइजेस थे उनको शामिल नहीं किया जाएगा, इसीलिए 10 लाख करोड़ पे नहीं पहुंची वो रकम। वो 1.86 लाख करोड़ पे अटकी रही। 1.86 लाख करोड़ में शून्य कितने होते हैं, यही जोड़ने में इतनी बड़ी आफत हो जाएगी कि भाई जोड़ नहीं पाएंगे। छोटे मोटे घोटाले जो कॉमनवेल्थ घोटाले थे, कलमाडी का किया हुआ, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो सब 90-100 करोड़ को तो कोई पूछता ही नहीं था। 1000 तो करोड़ के नीचे मनमोहन जी के राज में कोई बात नहीं होती थी। 1000 करोड़ के हजार नीचे का मतलब नहीं था वो कोई वैसा, मतलब वो घोटाला गिना ही नहीं जाता था। वो तो तब पुरानी फिल्मों में जब रंजीत वगैरह विलेन हुआ करते थे ना, तो 50 लाख का सोना आता था विदेशों से हाँ उसका। जी। और हम लोग को लगता था सुनने में कि अरे यार 50 लाख का सोना, तो ये बहुत बड़ी रकम लगती थी। तो ये जो वहम था कि 50 लाख का सोना बहुत बड़ी रकम होती है, ये वहम जो है मनमोहन सिंह सरकार ने तोड़ दिया। 1000 करोड़ से नीचे की कोई बात ही नहीं होती थी। तो तो अब तो टीवी दर्शकों सीरियल वगैरह में भी 1000 करोड़ की बात होती है। जी, और दर्शकों श्रोताओं, अभी की हमारी चर्चा के दो निष्कर्ष निकल कर आए हैं। पहला ये कि कांग्रेसी टुकड़खोर चाहे कितना भी हल्ला कर ले, लेकिन वह कितना सम्मान एक परिवार को छोड़कर किसको देते हैं, वो हम सब ने देखा है। चाहे वो खड़गे का प्रियंका वाड्रा के नामांकन के समय गेट के बाहर खड़े रहना हो, बहुत अजीब सी परिस्थिति में, और उनका चेहरा इतना गरीब टाइप लग रहा था। हालांकि गरीब टाइप क्या लगता है, लेकिन बहुत ही निरीह लग रहे थे वो, बहुत दयनीय। एक दलित कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो, और उनका जिस तरह से अपमान किया गया, नरसिम्हा राव का अपमान इस देश ने देखा है, सीताराम केसरी का अपमान देखा है। सीताराम केसरी का तो आप जिक्र करना ही भूल गए। नहीं, बाथरूम में बंद कर दिया गया मैं था। नहीं भूला हूं, उनको बंद किया गया, उनको उनकी धोती तक खोल दी गई, और इस तरह से सोनिया माइनो ने कांग्रेस पर कब्जा किया था। ये तमाम जिस तरह की चीजें हमने देखी हैं, उसके बाद जब ये सम्मान की और अपमान की बातें करते हैं, तो उस पर केवल हंसा जा सकता है, टिली लिली लिली किया जा सकता है।
और दूसरी बात कि ये सरकार जो है वो बाकायदा ये घोषित कर चुकी है कि वह जमीन देख रही है और जमीन देगी, इसलिए इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अंतिम बात ये कि हम मूल्यांकन करें, हम गाली-गलौज ना करें, लेकिन तटस्थ दृष्टि से यह मूल्यांकन ज़रूर होना चाहिए कि हम किस व्यक्ति का क्या योगदान इस देश के राष्ट्रीय चरित्र में पा रहे हैं, वरना फूलन देवी भी नायिका हो सकती हैं यहाँ और मुलायम सिंह यादव भी पद्म विभूषण हो सकते हैं। इन सब पर सोचिएगा ज़रूर, विचार ज़रूर कीजिएगा और फिलहाल दीजिए विराम। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।